गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। इससे पहले हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देख चुके हैं। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें मराठों को अपितु कुछ सफलता मिली थी और 20 साल तक शांति रही थी। अंग्रेजों और मराठों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ था। लेकिन जो द्वितीय मराठा युद्ध हुआ उसमें बसीन की संधि के द्वारा पेशवा ने अपने आप को अंग्रेजों को गिरवी रख दिया था। अब उसकी स्वतंत्रता वैसी नहीं रही थी जो पहले थी। लेकिन 1817-18 तक आते आते ऐसी परिस्थितियां बनी कि पेशवा अपने आप को उस बसीन की संधि से मुक्ति चाहता था और इसीलिए उसने क्या किया, सिंधिया, होलकर और भोसले से गुप्त रूप से बातचीत आरंभ कर दी। पेशवा ने क्या किया, अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना भी अब शुरू कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि कैसे न कैसे अंग्रेजों से मुक्ति मिले। इस समय पेशवा तथा गायकवाड़ के बीच, जो पेशवा और जो गायकवाड़ था उनके बीच खिरात के संबंध में झगड़ा चल रहा था। अतः इस संबंध में जो बातचीत करने के लिए गायकवाड़ का एक मंत्री, उसका नाम क्या था, उसका नाम था गंगाधर शास्त्री, वो अंग्रेजों को संरक्षण में कहाँ आया, पूना। पूना में कौन था, पूना में पेशवा था। पेशवा जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध गायकवाड़ का सहयोग चाहता था, किंतु जो गंगाधर शास्त्री था वो अंग्रेजों का घनिष्ठ मित्र था। वो नहीं चाहता था कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। इसलिए क्या हुआ कि उसने उसके लिए मना कर दिया। इसलिए मना करने के बाद ऐसा हुआ कि पेशवा का एक विश्वसनीय मंत्री था, उसका नाम था त्रियंबक जी। उसने धोखे से गंगाधर शास्त्री की क्या कर दी, हत्या कर दी। गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी चूंकि वो अंग्रेजों का पुराना फ्रेंड था या पुराना दोस्त था। तो पूना दरबार में जो उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट था वो एल्फिंस्टन, उसने त्रियंबक जी का वो शत्रु था। जब उसको पता चला कि त्रियंबक जी ने ही गंगाधर शास्त्री को मारा है तो उसने पेशवा से अपील की कि या तो त्रियंबक जी को वो वापस करे, नहीं तो वो अंग्रेजों से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पेशवा ने बड़ी हिचकिचाहट के साथ 11 सितंबर 1815 को त्रियंबक जी को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। ठीक है, त्रियंबक जी को बंदी बनाकर थाना भेज दिया गया, किंतु 1 वर्ष बाद त्रियंबक जी थाने से भागने में सफल हो गया। इस पर एल्फिंस्टन ने कहा कि जो त्रियंबक जी को भगाया वो किसने भगाया, वो पेशवा ने भगाया, पेशवा ने उसकी सहायता की है। अब एल्फिंस्टन वो भी अंग्रेजों की, जो अंग्रेज समर्थक था, अंग्रेजों का ही वो एक ब्रिटिश रेजिडेंट था, तो वो भी पेशवा की शक्ति को क्या करना चाहता था, कम करना चाहता था। इसलिए उसने पेशवा पर एक दबाव डाला, उसने धमकी दी कि यदि वह नई संधि नहीं करेगा तो उससे क्या किया, पेशवा को उसकी मनसबदारी से हटा दिया जाएगा। तो भयभीत होकर, जो पेशवा उस समय बहुत लाचार हो चुके थे, बहुत कमजोर हो चुके थे, तो उन्होंने 13 जून 1817 को पूना की संधि कर ली। इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। सहायक सेना के खर्च के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक आय के भूभाग उसे अंग्रेजों को सौंपे और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित अपने राज्य के सभी भूभाग और अहमदनगर का एरिया किसको दे दिया, अंग्रेजों को देना पड़ा। पेशवा ने त्रियंबक जी को बंदी बनाकर अंग्रेजों को सौंपने का वादा किया और जब तक त्रियंबक जी को अंग्रेजों को नहीं दिया जाएगा तब तक उसके परिवार के, किसके परिवार के, त्रियंबक जी के परिवार के अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना स्वीकार किया। पेशवा ने बिना अनुमति के किसी अन्य राज्य से पत्र व्यवहार न करने का वादा किया। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे कह रहा है कि पूना की संधि के द्वारा एक तरह से जो मराठा जो पेशवा था, जो मराठा पेशवा थे, वो पूरी तरह से किसके अधीन हो गए, अंग्रेजों के अधीन हो गए। बहुत सारे क्षेत्र उनको देने पड़े, त्रियंबक जी को सौंपने का वादा करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम आपकी सहमति के बिना किसी और राज्य संधि नहीं करेंगे। ये पेशवा पद पर बहुत क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण आघात था। इससे पहले आपने देखा कि जो द्वितीय जो युद्ध हुआ था, द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें हमने सूर्जी अर्जन गांव की संधि हो चुकी थी, देवगढ़ की संधि हो गई थी। इसके द्वारा जो भोसले थे, जो जो गायकवाड़ थे या होलकर वगैरह थे, वो लोग उसके दिन का स्वीकार कर चुके थे। लेकिन वो अब सभी क्या कर रहे थे, अब वो सभी मुक्ति पाना चाहते थे। किससे मुक्ति पाना चाहते थे, अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाहते थे। सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ 5 नवंबर 1817 को संधि की। उसी दिन पेशवा ने पूना में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। एल्फिंस्टन किसी प्रकार जान बचाकर भागा और पूना से 4 मील दूर किरकी नामक स्थान पर ब्रिटिश छावनी उसने क्या ली, शरण ली। पेशवा की सेना ने किरकी पर धावा बोल दिया, किंतु पेशवा पराजित हुआ और सतारा की ओर भाग गया और नवंबर 1817 में पूना पर किसका अधिकार हो गया, पूना पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो हम देखते हैं कि
यद्यपि मराठा ने जो पूना पेशवा थी उसने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, ब्रिटिश रेजिडेंट पर आक्रमण किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सका और पूना पर किसका अधिकार हो गया? पूना पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके बाद नवंबर 1817 से में ही अप्पा साहब भोसले ने नागपुर के पास सीत बल्दी नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु वो भी पराजित हुआ और दिसंबर 1817 में नागपुर के युद्ध में वह पुनः पराजित हुआ और भागकर कहाँ चला गया? भागकर पंजाब चला गया। पंजाब से भागकर वह शरण के लिए जोधपुर गया। जोधपुर के राजा मान सिंह ने उनको क्या कर दी? उनको शरण दी और 1840 में अप्पा साहब भोसले की वहीं डेथ हो गई। इस पर हम देखते हैं कि पेशवा का भी पतन हो गया और भोसले का भी पतन हो गया। इसी प्रकार होलकर की सेना और अंग्रेजों के बीच 21 दिसंबर 1817 को कौन सा युद्ध हुआ? महिदपुर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में होलकर की सेना क्या हुई? पराजित हुई और जनवरी 1818 में दोनों के बीच किसकी संधि हो गई? मंदसौर की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार होलकर ने सहायक संधि स्वीकार ली, राजपूत राज्यों से अपने अधिकार त्याग दिए और बूंदी की पहाड़ियों उसके उत्तर के सभी प्रदेश किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। फिर हम देखते हैं कि पहले पेशवा का पतन हुआ, उसके बाद अप्पा साहब भोसले के अधीन नागपुर के भोसलों का पतन हुआ और अब होलकर का पतन हो गया। अब अंग्रेजों ने पेशवा की ओर ध्यान दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के विरुद्ध एक सेना भेजी। जनवरी 1818 में कोरेगांव का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? कोरेगांव का। और फरवरी 1818 में किसका युद्ध हुआ? अष्टी युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में पेशवा बुरी तरह से पराजित हुआ और मई 1818 में उसने अंग्रेजों के समक्ष क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा का पद को समाप्त कर दिया और पेशवा को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? सतारा भेज दिया और कानपुर के पास बिठूर भेज दिया और पेशवा का राजा ब्रिटिश साम्राज्य में किसे मिला लिए गए? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया। पेशवा के मंत्री त्रियंबक जी को आजीवन कारावास और सजा देकर चुनार के किले में भेज दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरे युद्ध में जो पेशवा की शक्ति थी या जो मराठा राज्य था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया? अंतिम पड़ाव में आके समाप्त हो गया। पेशवा का पद समाप्त हो गया, पेशवा का राज्य समाप्त कर दिया गया और पूरा संपूर्ण साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो तृतीय अगर हम बात करते हैं इसके महत्व की, देखते हैं कि ये अंतिम राष्ट्रीय युद्ध था। ठीक है, इसके बाद मराठाओं का राज्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और बड़े लेवल पे कोई युद्ध नहीं हुआ। अगला है मराठा संघ ध्वस्त। जो मराठा संघ था उसमें भोसले थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, पेशवा थे, ये सब क्या हो गए? सबने अलग अलग क्योंकि सबने मिलकर युद्ध नहीं लड़ा, सबने अलग अलग युद्ध लड़ा और आपको पता है कि एकता में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है, वो इन्होंने नहीं दिखाई। अलग अलग जो रहे तब अंग्रेजों को इनको अलग अलग हराना भी आसान रहा और लोगों ने अलग अलग अधीनता करके क्या किया? उस अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर है राजपूतों पर प्रभुत्व समाप्त। इसका एक महत्व ये रहा कि क्योंकि पहले इन लोगों पर राजपूतों पर किसका प्रभुत्व था? मराठों का था। यहाँ ये 14 संदेशों की वसूल करते थे, उनके उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करते थे, इसके एवज में वो भारी हर्जाना वसूल करते थे। ये सब जाता रहा। अब राजपूतों का प्रभुत्व मराठों का था वो जाता रहा और अब मराठों पर किसका अधिपत्य हो गया? धीरे धीरे चल के मराठों पर किसका अधिपत्य हो गया? मराठों पर हो गया अंग्रेजों का। और राजपूत राज्यों पर जो मराठों का अस्तित्व वो भी समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे ये भी अंग्रेजों की शरण में चले गए। किसके द्वारा? सहायक संधि के द्वारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था इसमें पूरी तरह से जो मराठा शक्ति थी वो ध्वस्त हो गई। अब हम बात करें कि मराठों के पतन के क्या कारण थे। ऐसे क्या कारण थे कि जो मराठा शक्ति जो दक्षिण में अपना जो औरंगजेब को भी मात दे दी थी, जिसने औरंगजेब को 50 साल तक परेशान करके रखा था, दक्षिण में प्रभुत्व जमाया, उत्तर तक जो अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी, वो मराठा शक्ति कैसे एक दशक के बाद क्या हो गई? एक शताब्दी के बाद क्या हुई? उसका पतन हो गया। तो उसके पीछे क्या कारण थे? जब हम इतिहास में जाते हैं तो देखते हैं कि मराठों के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं थे, अपितु अनेक कारण थे जो इसमें उत्तरदायी थे। पहला अपन बात करें पॉइंट की, वो थी आंतरिक दुर्बलता। आंतरिक दुर्बलता की बात करें तो हम इसमें अलग अलग सब पॉइंट दे सकते हैं कि इसमें इनमें एकता का अभाव था, दूसरा ये संघ राज्य था, तीसरा दुर्बल पेशवा और चौथा पारस्परिक संघर्ष। तो हम देखते हैं कि इनमें एकता का अभाव था। चाहे पेशवा हो, चाहे भोसले हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे होलकर हो, इन्होंने कभी अपने आप को उस मराठा शक्ति के अधीन नहीं माना जिसकी स्थापना शिवाजी ने की थी। ठीक है, क्योंकि एकता का अभाव था इसलिए अंग्रेजों को इनमें वो अलग अलग करके
इनमें फूट डाल करके या इनको आपसी झगड़ों में उलझा करके रखना अंग्रेजों के लिए आसान था और वो अपना उल्लू सीधा करते रहे। दूसरी बात करते हैं संघ राज्यों की। क्योंकि जो मराठा राज्य था वो संघ राज्य था, मराठा कोई एक शक्ति नहीं थे, अपितु अब सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ आदि जो विभिन्न लोग थे वो अब जब पेशवा कमजोर हो गया था, वो विभिन्न जो लोग थे वो स्वतंत्र शासकों की भांति कार्य कर रहे थे। ठीक है, बड़ौदा का जो शासक था गायकवाड़ वो बहुत पहले अंग्रेजों से मैत्री कर चुका था, इसलिए आंग्ल मराठा युद्धों में वह क्या रहा, तटस्थ रहा। भोसले भी कभी हृदय से उसने मिलकर कार्य नहीं किया, इसलिए जो मराठा संघ था जो क्या हुआ, वो छिन्न भिन्न हो गया और अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामलों में तक मौका मिल गया इसका हस्तक्षेप करने का, और इसलिए उन्होंने एक एक करके सबको पराजित कर दिया। और ये इनके जो आपसी पारस्परिक संघर्ष है मराठाओं के, ये कभी समझ नहीं पाए कि हमें आपस में मिलजुल कर इस भारी शक्ति का क्या करना है, मुकाबला करना है। ये इसमें असफल रहे और इसका फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। बात करते हैं दूसरे जो पतन के कारण की, वो है प्रशासकीय दोष। इसमें हम देख सकते हैं कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा नहीं गया। दूसरा लूटमार पद्धति में विश्वास और तीसरा भोग विलासी पद्धति। पहले बात करते हैं कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। मराठों ने अपने जो अधीन जो राज्य थे उनको कभी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने का कार्य इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अपने नागरिकों की शिक्षा, उनकी रक्षा, उनके विकास, उनकी नैतिक उन्नति, इसके लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। मराठों का एकमात्र लक्ष्य क्या था, मुगल सम्राट पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके विभिन्न प्रांतों से केवल चौथ और सरदेशमुखी वसूल करना। उन्होंने नागरिकों की भलाई के लिए, नागरिकों के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। इससे क्या हुआ, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला रहा। मराठा सरदार व मंत्री अपने स्वार्थों से ऊपर कभी नहीं उठ सके। जिस समय उनका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ उस समय तक मराठा अपने जातीय गुण खो चुके थे। जिसकी नींव शिवाजी ने रखी थी वो मराठा शक्ति कहीं ना कहीं क्या हो गई थी, वो कहीं ना कहीं एंड हो गई थी। एक उनका लूटमार पद्धति में विश्वास, वो हमेशा चौथ और सरदेशमुखी बस उनको कर चाहिए था, इसके अलावा वो जनता के उनकी कोई चिंता नहीं करते थे। इसके अलावा भोग विलासी पद्धति, जो बाद के जो सरदार हुए, वो जो बाद के पेशवा हुए, वो सिर्फ उनको संपत्ति बहुत अधिक मात्रा में मिल चुकी थी तो उनको उन्होंने भोग विलासी बना दिया, विलास प्रिय बना दिया। इससे क्या हुआ, मराठा सरदारों का क्या हुआ, नैतिक पतन हो गया और वे अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके। अगला पॉइंट आपका आता है अयोग्य नेतृत्व। अयोग्य नेतृत्व में पहला तो ये था कि जो शिवाजी के बाद साहू हुए तब तक भी राज्य चलता रहा, लेकिन उसके बाद की धीरे धीरे सारी जो शक्ति थी छत्रपति किसमें आ गई, पेशवा में आ गई। और पेशवा भी जो बाद के जो पेशवा हुए वो अयोग्य हुए। जो दरबार में जो दलबंदियां चल रही थी, जो गुटबंदी चल रही थी, उन पे वो रोक नहीं लगा सके। इनके अलावा उनमें कूटनीतिक योग्यता का अभाव था, उनमें कूटनीति का अभाव था। वो नहीं जानते थे कि हमें जो देश की शक्तियां, जो राजपूत हैं, जो जाट हैं या जो सिख है, उनको हमें अपने साथ लेना है या उसके साथ करके हम अफगानों से मुकाबला कर सकते हैं या उनको साथ लेके हम अंग्रेजों से मुकाबला कर सकते हैं। इस कूटनीति का उन पे क्या हुआ, अभाव रहा। अगला पॉइंट इसी के अंदर आता है कि उनमें योग्य मराठा सरदारों की मृत्यु। 18वीं शताब्दी तक आते आते जो महत्वपूर्ण मराठा सरदार बचे थे उनकी इस काल में आते आते क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। जैसे महाजी सिंधिया की 1794 में मृत्यु हुई, अहिल्याबाई होलकर की 1795 में, तुकोजी होलकर की 1797 में और नाना फडणवीस की 1800 में मृत्यु हो गई। इसके पश्चात मराठों की जो दुर्बल पेशवा थे बाजीराव दित्ते, वो क्या हुआ, उनमें इतनी समझ नहीं थी, वो अपने स्वार्थों के कारण वो क्या हुआ, उनमें आपसी संघर्ष हुए और वो अंग्रेजों की शरण में चले गए। तो इस पर अगर हम देखते हैं कि जो अयोग्य नेतृत्व था वो ही मराठा साम्राज्य को डुबाने में महत्वपूर्ण क्या रहा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। फिर बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की प्रति उदासीनता। हम ऊपर वाले पॉइंट में देख चुके हैं कि ये लोग प्रशासन को सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं करते थे। जब प्रशासन की व्यवस्था खराब थी तो आर्थिक व्यवस्था भी सुधर नहीं पाई। इन्होंने कृषि, उद्योग, व्यापार को बढ़ावा देने का कोई प्रयास नहीं किया। अपने राज्य में कोई उचित कर व्यवस्था भी नहीं लगाई और इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के जिन प्रदेशों पर इन्होंने अधिकार किया वहाँ भी उन्होंने आर्थिक ढांचे में कोई सुधार नहीं किया। ये सिर्फ आय का प्रमुख साधन किसको मानते थे, चौथ और सरदेशमुखी को। वो न तो जनता को संपन्न बना सके और न ही उनकी आर्थिक नींव सुदृढ़ कर सके और इस कारण ही क्या हुआ, इनका पतन हुआ। अगला पॉइंट आता है आपका दुर्बल सैन्य व्यवस्था। इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो वही पुरानी पद्धति पर आधारित थी जो शिवाजी ने चालू की थी, वो थी गुरिल्ला पद्धति। लेकिन अब टाइम बदल चुका था, ठीक है। अब जब अंग्रेज भारत में आए तो वो नई पद्धतियां लेके आए, लेकिन इन्होंने अब कभी भी इसका आधुनिकीकरण नहीं किया सैन्य व्यवस्था, ठीक है।
इसमें क्या हुआ, क्योंकि महाजी सिंधिया ने थोड़ी बहुत प्रयास किया था, पुरानी पद्धति को हटाकर उन्होंने फ्रांसीसी लोगों को रखा था अपनी सैनिक सुधार के लिए, लेकिन वो भी उतनी मात्रा में नहीं हो पाया जितनी मात्रा में उनको आवश्यकता। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से लड़ मुकाबले करने के लिए अपनी युद्ध पद्धति का विकास नहीं किया, और फिर यही हुआ कि जब उनका अंग्रेजों से मुकाबला हुआ तो वो हार गए। अगली बात आती है सामाजिक दुर्बलता की। सामंत प्रणाली व जाति प्रथा, इसके जो प्रमुख कारण वो क्या है कि सामंतीय प्रणाली और जाति प्रथा, इस कारण इनमें हमेशा क्या हुई, इनकी अवनति हुई। आपको पता है कि ये जो प्रणाली है सामंती प्रथा या जाति प्रथा, ये हमेशा समाज को नीचे की तरफ ले जाती है, और इसीलिए इस जाति प्रथा से मराठों का उत्थान नहीं हो सका, और ये उनके पतन के लिए उत्तरदायी रहा। ठीक है, तो अगर आप इस व्यवस्था को हटा देते, अगर समाज को ऊंचा उठाने की कोशिश करते तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर आगे अपना पॉइंट आता है कि देशी शक्तियों से शत्रुता। आपको पता है कि उत्तर भारत में राजपूत राज्य महत्वपूर्ण राज्य थे, सिख राज्य महत्वपूर्ण थे और जाट भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन मराठों ने इन तीनों को हमेशा नाराज रखा, इन तीनों को सहयोग करने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो हमेशा मुगल बादशाह को बनाए रखना चाहते थे, और ये जो देसी राज्य थे मुगल बादशाह को हटाना चाहते थे। और इसके अलावा जो मराठों की जो लूट मार पद्धति थी, जो चोट वसूलना था, जो स्वदेशमुखी वसूलना था, इस कारण से भी जो देसी राज्य थे उनसे नाराज थे, और जब मराठों को इनके सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने सहयोग नहीं दिया। इस कारण हम देखते हैं कि अगर ये देसी राज्यों से बना के चलते या इनसे समझौता करके चलते तो अंग्रेजों को हराना मुश्किल नहीं पर नामुमकिन भी नहीं था। अगला पॉइंट आता है आपको मैसूर तथा हैदराबाद का पतन। ये है, ये इसमें आप बात करते हैं शक्ति संतुलन की। दक्षिण में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी, हैदराबाद के नीचा, मैसूर में हैदर अली और मराठा। तो ये 3 जो शक्तियां थी वो दक्षिण में शक्ति संतुलन बनाए हुए थी, लेकिन जब इनमें से एक का भी पतन हो गया तो अंग्रेजों का दूसरे से भिड़ना क्या हो गया, वो आसान हो गया। ये तीनों शक्तियां यदि मिल जाती तो अंग्रेजों को हरा सकती थी, किंतु दुर्भाग्य से तीनों नहीं मिलते। अंग्रेजों की कूटनीति ऐसी थी कि वो हमेशा फूट डाल के राज करते थे। निजाम और मराठों की शत्रुता पहले से थी, अतः निजाम ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से क्या सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से मैसूर को भी मराठों से अलग कर दिया। नाना फडणवीस ने तो मैसूर के शासक टीपू की शक्ति को कुचलने के लिए क्या किया, अंग्रेजों का सहयोग दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, सहयोग लेके टीपू को कुचल दिया, और उसके बाद उन्होंने मराठाओं को भी कुचल दिया। तो हम देखते हैं कि अगर दक्षिण में मैसूर और हैदराबाद राज्य होते तो अंग्रेजों का मराठों को हराना इतना आसान नहीं था। फिर अगला जो एक पॉइंट आता है वो है नाना फडणवीस की नीतियां। नाना फडणवीस ने चूंकि मराठाओं के पतन के समय महत्वपूर्ण मराठों को उभारने का भी महत्वपूर्ण काम किया था, तो एक दशक तक उन्होंने, कई वर्षों तक उन्होंने मराठा राज्य को संभाले रखा, लेकिन उसकी ऐसी कुछ नीतियां थी जो भी पतन में कहीं ना कहीं कारण सिद्ध हुई। उसमें एक तो था कि कूटनीति का अभाव। नाना फडणवीस में वो कूटनीति नहीं थी जो उस समय की आवश्यकता थी, क्योंकि उसने महाजी सिंधिया पर कभी विश्वास नहीं किया। महाजी सिंधिया हमेशा टीपू सुल्तान को सहयोग की बात करते थे, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं माना। जब महाजी सिंधिया उत्तर भारत से दक्षिण भारत वापस आए तो नाना साहब को या नाना फडणवीस को लगा कि वो राज्य हड़पना चाहते हैं, क्योंकि नाना फडणवीस खुद अपना जो केंद्र बना चुका था पेशवा के इर्द गिर्द, वो नहीं चाहता था कि किसी और व्यक्ति का वहाँ क्या हो, किसी और का दबदबा हो, और इसीलिए उसने पेशवा को भी उस तरह की शिक्षा नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी। इसका क्या हुआ, पेशवा पद भी कमजोर हो गया। इसके अलावा जो दूसरे योग्य सरदार थे उनकी सहायता भी किसको नहीं मिल पाई, मराठा राज्य को नहीं मिल पाई, और नाना महाजी सिंधिया को कहीं ना कहीं अलग थलग करके रख दिया। तो ये जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ, इससे क्या हुआ, इससे धीरे धीरे मराठा साम्राज्य क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। और जब उसको अंग्रेजों से लोहा लेना था तो उस मात्रा में लोहा नहीं ले पाए मराठे जो वो ले सकते थे। तो हम देखते हैं कि ये जो सारे बिंदु हैं, चाहे वो सामाजिक कारण रहे हों, चाहे वो आर्थिक कारण रहे हों, चाहे वो प्रशासनिक कारण रहे हो या कूटनीतिक कारण रहे हो, ये सब सारे मिलकर पतन के जिम्मेदार रहे। किसके पतन के, मराठों के पतन के जिम्मेदार रहे। यदि मराठा चाहते मराठा जो राज्य छत्रपति शिवाजी ने स्थापित किया था, यदि उन पद चिन्हों पर चलते तो मराठा राज्य था कि जो दक्षिण भारत उत्तर भारत सबको एक सम्मिलित कर सकते थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, और अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी फूट डालो राज करते करो की नीति के द्वारा इन मराठों को आपसी जो संघर्ष थे उनमें उलझाए रखा,
आपसी संघर्षों में इन्होंने हस्तक्षेप किया, एक को सहायता दी, दूसरे का बुरा किया, और विभिन्न प्रकार की संधियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के लालचों के द्वारा इनसे थोड़ा थोड़ा क्षेत्र इनसे हस्तक्षेप इनका लेते रहे। और थोड़े थोड़े क्षेत्रों के बाद जो 3 युद्ध लड़े गए, उन तीनों जो लास्ट युद्ध था उसके बाद तो पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जो मराठा शक्ति थी, 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद किसका पतन हो गया? मराठा शक्ति का पतन हो गया। ओके, बाय।